स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं वो बच्चों बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हम उन क्वेश्चनों को ही बताएंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है तो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चों उन क्वेश्चनों का हम आंसर भी आपको हाथ हाथ बताते चलेंगे। तो दोस्तों यदि आप 12th क्लास में हैं और इस बार आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। अब देखिए ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब आपको इसका जवाब क्या लिखना, अब देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, की तीव्रता, ठीक है। ये देखिए अब देखिए बच्चों इसकी एकदम मैं डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको इसका फार्मूला समझाता हूं ताकि आपको रियल फील आए कि इसकी क्या डेफिनेशन बनती है फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी वैद्युत क्षेत्र है, क्या बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई टेस्ट चार्ज यानी कोई परीक्षण आवेश रखा है, मान लीजिए वो क्यू नोट है, क्या बच्चों क्यू नोट है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है, क्या लगता है, एक बल लगता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, देखिए आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा ई बराबर, देखिए पहले मैं अलग से समझा रहा हूं आप लोगों को, ई बराबर फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो ये इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, ई का मतलब बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा था, जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या लगता है बच्चों, फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस चार्ज का और इस फोर्स का यानी आवेश का और बल का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अगर हम ये कहें बच्चों, अगर हम ये माने कि ये जो क्यू नॉट का जो चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड हो क्या बच्चों, 1 हो, कितना हो, 1 कूलम हो, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी, देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो ई बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, ई बराबर होगा एफ, क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ हो जाएगा। अगर आप इस फार्मूले में क्यू इक्वल टू क्या रखते हैं, 1 लिखते हैं, समझ में आ रहा है, तो 1 से भाग करोगे एफ को तो क्या आ जाएगा, एफ ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो परिभाषा बच्चों ये है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। एक बार फिर से समझा रहा हूं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फार्मूला देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मात्रक अगर पूछा जाए तो बच्चों बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलम। तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम हो गया। सर में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो देखिए एक बार जो परिभाषा में फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, परिभाषा बच्चों ये है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या, पहला क्वेश्चन का जवाब था, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा बच्चों पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको उसको भी समझा रहा हूं, देखिए हेड लाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। देखिए अभी फार्मूला के अकॉर्डिंग समझेंगे हम, तो हम पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बनाएंगे। देखिए पहले इसको देखिए मैं यहां से हटा देता हूं, ये बात तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चे, एक आवेशों का एक ऐसा सिस्टम होता है यानी एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं बच्चे, एक आवेश होता है प्लस का और दूसरा आवेश होता है बच्चों माइनस का, ठीक है। और आवेशों की बच्चे ये विशेष बात होती है, इनका परिमाण बिल्कुल बराबर होता है लेकिन नेचर अलग अलग होता है। अगर ये 2 कूलम का चार्ज प्लस का है तो 2 कूलम का आवेश क्या होगा बच्चों, माइनस का होगा, ठीक है। अच्छा और इनके बीच की बच्चों डिस्टेंस होती है बच्चों वो क्या होती है, 2l होती है, क्या होती है बच्चों 2l, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बच्चों, ठीक है, इसके जो चार्ज होते हैं ना, इन चार्जों की जो बीच की दूरी होती है कितनी, 2l होती है, कितनी होती है, 2l होती है, समझ में आ रहा। अच्छा अब परिभाषा क्या लिखनी है आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एग्जाम में क्या लिखनी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बच्चों हम लिखते हैं पी से, कैसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चों, पी से लिखते हैं, ठीक है।
तो वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश को ले लो, चाहे आप प्लस को ले लो चाहे माइनस वाले को ले लो, लेकिन हमें चिन्ह को ऐसा नहीं लगाना है, केवल परिमाण हमें लेना है। ठीक है, यानी देखिए मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक क्यू आवेश ले लिया। ठीक है, आप कोई से समझ सकते हैं, आप इस वाले क्यू को समझो चाहे इस वाले क्यू को समझो, हमें साइन हमें कोई ना प्लस का लेना है ना माइनस का लेना है। ठीक है, अच्छा तो वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश और जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है क्या, ये 12, इनका जो गुणनफल होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं बच्चों, वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश, किसी एक, देखो आप देखो दो आवेश है लेकिन हमने एक आवेश को लिया। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये जो 2l है, इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका जो गुणनफल होता है, वही कहलाता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अच्छा अगर आप देखिए मात्रा का हम लिखना चाहें तो देखो आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम पी से लिखते हैं, तो डिपेंड करता है 2 और एल पर, और एल कोई लेंथ है यानी दूरी है, और आवेश है तो आवेश क्या है, आवेश जो क्यू है एक आवेश है। ठीक है, पर आवेश का जो मात्रक होता है बच्चों, आवेश का मात्रक क्या होगा बच्चों, कूलाम होता है। ठीक है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, ये इनके बीच में कोई ना कोई दूरी है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मात्रक होगा बच्चों कूलाम मीटर। क्या होगा बच्चों, कूलाम मीटर हो गया। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है बच्चों कूलाम मीटर होता है, याद है, ये सेंटीमीटर नहीं है, मैंने इसमें यहाँ पे डैश का चिन्ह लगा दिया है, कूलाम मीटर है। जहाँ सी है बच्चों कूलाम आवेश का मात्रक, और एम है बच्चों आपका लंबाई का मात्रक। ठीक है, अच्छा तो ये बात आपको अच्छे से बच्चों क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसकी नेक्स्ट परिभाषा को समझते हैं। अगली परिभाषा बच्चों बहुत ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, एक फैराड को परिभाषित कीजिए, एक फैराड नहीं 1 फैराड को परिभाषित कीजिए। चलिए देखिए, अब इसका आपको एग्जाम में आंसर का लिखना, देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे एक फैराड, हटा दो चीज को। चलिए तो देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो तीसरी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरी डेफिनेशन बचेगी आपका बच्चों, एक फैराड, एक फैराड क्या होता है। ठीक है, या आपको एग्जाम में ले सकता है 1 एफ, क्या होता है बच्चों 1 एफ क्या होता है, देखिए ऐसे आप आपको सकते, ये भी आपको लिखो मिल सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए फैराड जो होता है ना, फैराड होता है बच्चों धारिता का मात्रक, फैराड क्या होता है बच्चों, धारिता का मात्रक होता है। ठीक है, धारिता क्या होती है, किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसी परिभाषा कैसे बनाएंगे, इसका पहला फार्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कि 1 फैराड क्या होता है। देखिए धारिता का फार्मूला होता है बच्चों, सी बराबर होता है आपका, ये होता है क्यू अपॉन बी, क्या होता है, क्यू अपॉन बी होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई चालक है, ये मान लीजिए ये कोई चालक है। ठीक है, समझ में रहा है। अब जैसे जैसे बच्चे हम इसको चार्ज करेंगे, इसको जैसे हम आवेश देंगे, इसके जो वोल्टेज होंगे ना, वो वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो इन दोनों का जो रेशियो है, क्यू और वी का तो अनुपात है, ये क्यू है वी है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, ये तो धारिता होता है, ये तो धारिता की परिभाषा हो गई। लेकिन आपसे पूछागा एक फैराड क्या होता है, एक फैराड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका मात्रक मैं देखूं आप लोगों को, तो मात्रक बनेगा सी का, आवेश का मात्रक था कूलाम और विभव का मात्रक था वोल्ट, तो मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, इसका मात्रक हो गया। और इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फैराड बोलते हैं, हम बच्चों एफ से लिखते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एफ से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें लिखना हो तो 1 फैराड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 फैराड है, ये सी का वैल्यू 1 कब आएगा, सी का वैल्यू कब आएगा, देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए अगर हम इस चालक को 1 कूलाम का आवेश दें, कितने कूलाम का बच्चे, 1 कूलाम का आवेश दें, और 1 कूलाम का आवेश देने पर इसके विभव में बच्चे 1 वोल्ट की वृद्धि हो, इसके विभव में क्या हो बच्चों, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो इस फार्मूले में देखिए अगर मैं वैल्यू लगाऊं आप लोगों को, क्यू का मान भी बने, बी का मान भी बने, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसी बार का जाएगा 1 आ जाएगा, क्या जाएगा बच्चों 1 कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड आ जाएगा। आई आपको समझ में आता आप लोगों को। ठीक है, यानी अगर हम किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश दें और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो बच्चों, तो उस चालक की जो धारिता होती है ना, वो 1 फैराड कहलाती है, 1 फैराड के बराबर होती है। यानी 1 फैराड की परिभाषा क्या लिखेंगे एग्जाम में, यानी यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैराड के बराबर होती है। जैसे कि मैं देखिए मैंने फार्मूले में आपको बताया, क्यू की जगह 1 लिखो, वी की जगह 1 लिखो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर बच्चों 1 आ जाएगा। इसको आप कूलाम प्रति वोल्ट भी ले सकते हैं, जिसे हम बच्चों फैराड बोलते हैं, यानी सी बराबर 1 एफ आ गया ना, देखो ये तो ना 1 एफ था। तो आए बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों 1 फैराड की परिभाषा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं। देखिए हटा देता हूँ इस चीज को, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लोगों को क्या लिख करके क्या पूछा जा रहा है जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये 1 फैराड की परिभाषा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, 1 फैराड की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैराड के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वयं प्रेरणा गुणांक।
स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा बताइए। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। लगाता हूं, देखिए हेडिंग क्या, देखिए स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो मैं हेडिंग लगा रखा हूं स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। देखिए बच्चों, जब हम स्वप्रेरण गुणांक को पढ़ते हैं तो फार्मूला हमारे पास बनता है L इजिकल टू, स्वप्रेरण गुणांक को बच्चों हम L से लिखते हैं, ठीक है। तो L बराबर होता है बच्चों आपका N5 अपॉन I। N5 अपॉन क्या होता है I। I है बच्चों क्या, किसी कॉइल में बहने वाला करंट, यानी कुंडली में बहने वाली धारा है। N है कुंडली में फेरों की संख्या, और पाई है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। और जहां जो N5 होता है ना बच्चों, अगर हम N5 की बच्चों हम बात करते हैं तो N5 को बोलते हैं बच्चों हम चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ग्रंथिताओं की संख्या। N5 का मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर बच्चों में ये कहूं कि अगर किसी कॉइल के अंदर, किसी कुंडली के अंदर 1 एम्पीयर करंट आए, यदि अगर मैं कहूं कि यदि I इजिकल टू कितना हो, 1 हो, मैं परिभाषा बता रहा हूं इसकी, इसका पूरा बेसिक आपको समझाना ताकि परिभाषा आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो I इजिकल टू अगर बच्चों 1 एम्पीयर हो, यानी कुंडली के अंदर बच्चों 1 एम्पीयर करंट अगर प्रवाहित हो रहा हो, तो देखिए इस कंडीशन में क्या आएगा, ये जो L होगा बच्चों, L क्या हो जाएगा बच्चों, N5 के बराबर आ जाएगा। क्या होगा बच्चों, N5 के बराबर आ जाएगा। तो देखो I की जगह आप 1 एम्पीयर लिखेंगे तो L इजिकल टू N5, और N5 के बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या है। तो परिभाषा बच्चों ये बनती है स्वप्रेरण गुणांक की, यानी L किसके बराबर है, N5 के बराबर आ रहा है, I N5 के बराबर आ रहा है। लेकिन किस कंडीशन में, जब हम I को 1 ले रहे हैं, I को हम क्या ले रहे हैं बच्चों, 1 ले रहे हैं, तभी तो आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी इस फार्मूला को ध्यान से देखो, अगर मैं आई की जगह अगर बच्चों में 1 लिखता हूं, 1 एम्पीयर, ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, N5 हो जाएगा, ठीक है। यानी L बराबर किसके, N5 के, ठीक है। और N5 क्या बता, चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या है। तो एक कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि कुंडली के अंदर 1 एम्पीयर करंट प्रवाहित होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो पूरी बस परिभाषा को एक बार दोबारा बता रहा हूं, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा या 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अच्छा, मात्रक इसका बच्चों हेनरी, मात्रक क्या होता है बच्चों, हेनरी इसका मात्रक है, ये भी आता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है बच्चों, हेनरी होता है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन नंबर हम बच्चों 5 पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद, ठीक है। लगाते हैं, देखिए हेडिंग्स के लिए क्या है, देखिए अगली परिभाषा समझिए। अगली परिभाषा बच्चों किरचॉफ का धारा नियम। क्वेश्चन आपसे पूछा है किरचॉफ के धारा नियम को लिखिए। किरचॉफ के 2 नियम है, एक है धारा नियम जिसे हम बोलते हैं संधि का नियम, एक दूसरा नियम बच्चों है आपका वोल्टता का नियम जिसे हम पास का नियम कहते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। किरचॉफ का, काफी बार बच्चों एग्जाम में रिपीट हुआ है सवाल, किरचॉफ का धारा नियम, धारा नियम क्या होता है, देखिए ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या लिख करके आना है, देखिए वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। किरचॉफ का धारा नियम बच्चों ये कहता है, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर करता हूं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये कोई संधि है, कोई जंक्शन है, ठीक है। मान लीजिए इधर से कुछ करंट आ रहा है, मान लीजिए इधर से I1 करंट आ रहा है, मान लीजिए I1 करंट, इधर से मान लो I2 करंट चल रहा है, ठीक है। और किसी वायर के माध्यम से कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट बच्चों इधर जा रहा है, और कुछ करंट बच्चों इधर जा रहा है। इसको मैं जाने वाले करंट को I3 कह देता हूं, इसको I4 कह देता हूं, इसको हम I5 कह देता हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। और ये जो आप पॉइंट देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ O लिख देता हूं बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों संधि। क्या बोलते हैं बच्चों, संधि, जहां पे सारी धाराओं का क्या जोड़ हो रहा हो, ठीक है। तो परिभाषा क्या देखिए, किरचॉफ के नियम का स्टेटमेंट क्या है, किरचॉफ के नियम का स्टेटमेंट बताइए, किसी परिपथ की संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं बच्चों, धाराएं आ रही है आपकी I1 आ रही है और I2 आ रही है। देखो संधि है O, तो इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, तो ये आने वाली धाराओं का योग। अब देखिए संधि से दूर कौन जा रही है, संधि से दूर कौन कौन सी धाराएं जा रही हैं, संधि से दूर जा रही है बच्चों I3, I4 और I5, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता हूं, देखिए I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। अच्छा अब ये पूरा स्टेटमेंट मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा स्टेटमेंट आपको समझाता हूं। देखिए क्या लिखा है ना आपका एग्जाम में,
वैद्युत परिपथ की किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जितना करंट इधर से आ रहा होगा ठीक उतने करंट उधर को सप्लाई हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ तो रहा 10 एम्पियर करंट लेकिन सप्लाई हो रहा है इधर को 8 एम्पियर का, 9 एम्पियर का, या इससे ज्यादा 10 या 12 एम्पियर का। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं कि देखिए जितना करंट I1 I2 के माध्यम से इधर आएगा ठीक है, ठीक उतना ही करंट बच्चे इधर को सप्लाई होगा, ना करंट बढ़ेगा ना घटेगा। यही है किरचॉफ का धारा नियम। क्या देखिए स्टेटमेंट बच्चों ये है कि वैद्युत परिपथ की किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग ठीक है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, मैं लिखा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, जहां I1 और I2 क्या दोनों संधि की ओर आ रही हैं ठीक है, और I3 I4 और I5 संधि से दूर जा रही है। समझ में आप लोगों को, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम आपसे पूछा जाएगा, एम्पियर के परिपथीय नियम को समझाइए। ठीक है, तो क्या लिखना, देखिए आपको हेडिंग लगानी है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। परिपथीय नियम, देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये कोई तार है, यानी कोई कंडक्टर है, यानी कोई चालक तार है। मान लीजिए इसके अंदर बच्चों हमें क्या आई करंट इसके अंदर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब हम किसी तार के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों का बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए इससे हम कुछ दूरी पर, मान लो r दूरी पर, हम यहाँ पर कोई बिंदु P है, क्या बच्चों P है, और यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं, इस तार में बहने वाली जो धारा है इसकी वजह से चुंबकीय उत्पन्न होगा, तो इसके कारण जो बिंदु P है, बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये आपको बताना है। ये किसने बताया था, एम्पियर ने बताया था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि अगर किसी तार के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा हो ठीक है, तो उससे r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है उसका परिमाण उसने बताया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए हम एक एम्पियर लूप खींच लेते हैं, यहाँ से एक एम्पियर लूप खींचते हैं, देखिए ये। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा बच्चों वो कितना आता है, ये आता है इंटीग्रल v डॉट dl इजिकल टू मी नॉट आई। ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसका स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है, ये बच्चों एम्पियर के परिपथीय नियम का स्टेटमेंट है। अब देखिए क्या आपको लिखना है एग्जाम में, क्या लिख करके आना, ये तो मैंने फार्मूला मैंने आपको बता दिया। आपको लिख करना है किसी बंद परिपथ, बंद क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें देखो तार को हमने बंद कर दिया है। जैसे मान लो ये तार है, इसका चारों ओर हमने क्या कह दिया, एक वृत्त खींच लिया, काल्पनिक वृत्त। ठीक है, तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन ठीक है, उस पथ द्वारा घिरी यानी उस वृत्त द्वारा घिरी धारा का मी नोट गुना होता है, धारा का मी नोट गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। और आपसे एम्पियर का परिपथ है ना, एग्जाम में पूछ ले जाए आपको लिख करके आना होगा बच्चों। ये मैं बता रहा हूं कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन ठीक है, उस पथ द्वारा घिरी यानी बंद वक्र द्वारा घिरी धारा का मी नोट गुना होता है। तो ये बच्चों किरचॉफ के एम्पियर के परिपथीय नियम का स्टेटमेंट हुआ। तो आइए बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए इस चीज को हटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आपसे क्या जाता है, पूछा जा रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये 6 हो गया। 7वां जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है क्या बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन गमन वेग काफी बार पूछा जाता है। ओम के नियम से इसकी व्याख्या करने भी आती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है ये आपको बताना है, काफी बार पूछा जाता है। अनुगमन वेग क्या होता है, देखिए मैं पहले डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास बच्चे कोई कंडक्टर है यानी कोई चालक तार है। क्या होता है बच्चों, चालक तार है। ठीक है, और मान लीजिए हमने इसको सिरों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया बच्चों, हमने बैटरी से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया बच्चों, बैटरी से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका,
नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि ये चालक तार है और चालक तार के अंदर क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसी न किसी मेटल का बना हुआ ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अब देखिए परिभाषा समझो। देखो जैसे ही हम बच्चों हम किसी चालक तार के सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, ठीक है, एक नियत सूक्ष्म वेग से गमन करने लगते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है लगभग होती है बच्चों, वो 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन अंग को इधर को चलना शुरू कर देंगे। अब इधर को क्यों चलना है, देखिए मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि देखो बैटरी है तो इस चालक का ये वाला सिरा हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में ये वाला सिरा, तो ये वाला सिरा हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और ये वाला सिरा भी नेगेटिव है, समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी इस चालक का ये वाला सिरा इन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर को आना शुरू हो जाएंगे। और ये वाला चालक का सिरा क्या पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के कॉन्टैक्ट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने ओर को आकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। और ये वाला सिरा क्या पॉजिटिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी इस चालक का ये वाला जो सिरा है इलेक्ट्रॉन को अपने ओर को खींचेगा, जबकि ये वाला जो सिरा है इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर की ओर को धक्का देगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो जब अब परिभाषा क्या लिखनी है आपको, वो आपको समझा रहा हूं। जब किसी चालक तार के सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है, तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन लंबाई के अनुदिश एक नियत सूक्ष्म वेग 10 की घात -4 माइनस पावर रहती है, ठीक है, लगभग 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करने लगते हैं। और इस वेग को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। इस वेग को क्या बोलते हैं बच्चों, अनुगमन वेग बोलते हैं। एक बार फिर से फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान सुनिए कि जब किसी चालक तार के सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से लंबाई के अनुदिश गति करने लगते हैं। और इस वेग को बच्चों क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, 10 की पावर -4 होती है। इसका फार्मूला भी आपसे कभी एग्जाम पूछ लिया था। तो अनुगमन वेग को हम लिखते हैं वीडी से, किसे लिखते हैं, वीडी से लिखते हैं। फार्मूला होता है इसका बच्चों v1 प्लस v2 प्लस v3। अगर मान लो इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, n, तो यह हो गया vn, ठीक है, और अपॉन n। तो यहां से बच्चों इसकी एक परिभाषा बन जाती है, यहां से भी परिभाषा बनती है इसकी, एक परिभाषा यहां से बन जाती है। वो क्या, देखो ये सब क्या, देखो ये b1 b2 b3 ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के क्या है, ये वेग हैं, और इन सब का क्या हो रहा है, देखो औसत हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन है तो n से भाग हो रही है। समझ में आप लोगों में? तो ये है तो इसका दूसरा डेफिनेशन किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का, ठीक है। यहां से कैसे परिभाषा बनेगी, जब चालक तार के सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है, जैसे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो जब किसी चालक तार के सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है, तो चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका जो औसत वेग होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनुगमन वेग बोलते हैं। इसको हम बीटी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी डेफिनेशन इसकी है, इससे पहले जो मैं आपको बताया था वो भी इसकी डेफिनेशन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, ये इनकी वैल्यू की किस वेलोसिटी से ये चल रहे हैं, किस वेलोसिटी से इसके अंदर ये चल रहे हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हटा दें चीज को, चलिए बिल्कुल हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, देखिए ध्यान समझे मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे देखिए क्वेश्चन है, वो आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो लगाएंगे तो क्या, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी गई है। देखिए करंट बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है बच्चों आपका डायरेक्ट करंट यानी दृष्टि धारा, जो हमें किससे मिलता है, बैटरी से मिलता है या फिर सेल से मिलता है। एक होता है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हमें किससे मिलता है बच्चों, पावर हाउस यानी बिजली घर से मिलता है, जो हमारे घरों में बिजली आती है। कौन सी करंट होता है बच्चों, वो प्रत्यावर्ती धारा होता है यानी ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, ठीक है, समझ में रहा है। तो धारा दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है दृष्टि धारा जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जो हमें बैटरी से मिलती है फिर सेलों से मिलती है, ठीक है, समझ में रहा है। और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा जो हमें पावर हाउस से मिलती है यानी बिजली घर से मिलती है, जो हमारे घरों में आती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब देखिए इसका ग्राफ मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, फिर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। इसका जो ग्राफ होता है ना बच्चों, वो ग्राफ ऐसा होता है, ये प्रथम आधे चक्र में पॉजिटिव होता है, दूसरा आधे चक्र में नेगेटिव होता है। क्योंकि तो प्रथम आधे चक्र में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, और ये होती है बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। प्रथम आधे चक्र में पॉजिटिव, दूसरे आधे चक्र में नेगेटिव, प्रथम फिर अगले चक्र में पॉजिटिव और दूसरे चक्र में फिर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ मारा। तो देखिए परिभाषा ये है कि वह धारा जिसका परिमाण और दिशा
परिमाण और दिशा समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा, तो परिमाण चेंज हो रहा है, पहले जीरो मान लें, जीरो आगे बढ़ेगा प्लस में, ये हाईएस्ट हो गया, ठीक है, फिर नीचे को डाउन होगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर से करंट जीरो हो जाएगा, अभी माइनस में आ जाएगा, फिर ये माइनस में आएगा, फिर आगे यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है, समझ में रहा है। तो अब देखिए आगे चलेंगे फिर प्लस का होगा, तो यानी इसका परिमाण भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, प्रथम आधे चक्कर में प्लस की, दूसरे चक्कर में माइनस की, ठीक है। तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ निरंतर बदलते रहती है क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। लेकिन दिष्ट धारा की बच्चे बात करें तो दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता है। दिष्ट धारा का जो ग्राफ होता है ना, वो क्या होता है बच्चे, एक सरल रेखा होता है बच्चे, क्या होता है, वो एक सरल रेखा होता है, यानी इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ये तो देखो प्रथम आधे चक्कर में ये कौन सी धारा का ग्राफ है, ये दिष्ट धारा का ग्राफ है, लिख लेना चीज को, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरी से करंट मिलता है, सेलों से करंट जो मिलता है, उसका ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें तो ग्राफ ना वो देखो, यहाँ टाइम देखो, जो परिमाण ये टाइम देखो, परिमाण मान लो 5 एम्पीयर करंट चल रहा है, कितने एम्पीयर का, 5 एम्पीयर का बच्चों करंट चल रहा है। तो कहीं भी देखो यहाँ भी 5 एम्पीयर, यहाँ भी 5 एम्पीयर, यहाँ भी 5 एम्पीयर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये बढ़ता है, जीरो होता है, फिर माइनस में होता है, फिर जीरो होता है, फिर प्लस में होता है। समझ में आप लोगों को बहुत अंतर है इस चीज में, ठीक है। तो हालांकि हम उसकी बात नहीं करनी, हम बात करनी थी प्रतिवर्ती धारा की। तो मैंने आपको क्या था, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ निरंतर बदलता रहता है क्या कहलाता, प्रतिवर्ती धारा कहलाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना 12th क्लास फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है, क्योंकि 2 बुक है फिजिक्स के अंदर, तो फर्स्ट बुक के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन, उन लोगों उनको मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस बार 12th क्लास में और आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट सिलेबस इसी प्रकार से आपको हमारे माध्यम से प्राप्त हो, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, घंटे का चिन्ह जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे कंटिन्यू वीडियो हमारी आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो आज के वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।